नमस्कार दोस्तों, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता। इनका हम लोग आज भावार्थ जानेंगे। बादल को घिरते देखा है अमल धवल गिरी। ये शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इस कविता का भावार्थ जो इस प्रकार से है। बादल को घिरते देखा है। कवि के इस प्रथम छंद में कवि ने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है। कवि ने किस तरीके से हिमालय की चोटियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी रहती हैं और इतनी सुंदर लगती हैं कि उन्हें देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकते हैं। कवि हिमालय की चोटियों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, हिमालय की चोटियाँ धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल नज़र आती हैं। बर्फ़ के कारण सुंदर दृश्य दिखती हैं। इतना ही नहीं, ओस की बूंदें कवि को छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं। जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें कमल के फूलों पर गिरती हैं तो पूरे कमल के फूल का सौंदर्य ही बदल जाता है। कवि कहते हैं, ने इन सभी सौंदर्यों का मन खोलकर आनंद लिया है। उसी आनंद को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों का भावार्थ जो कि इस प्रकार से है। कवि ने हिमालय प्रदेश में बादल को के घिरने का वर्णन तो किया है ही, साथ ही वहाँ के जल में रहने वाले हंसों के विषय में भी बताया है। किस तरह हंस बादलों में तैरते हैं। उनके तैरने पर तालाब का सौंदर्य बिल्कुल बदल जाता है। जब भी लोग तालाब की ओर देखते हैं तो तालाब में मौजूद हंस लोगों के आँखों का आकर्षण बन जाते हैं। कहता है कि हिमालय की झील और बादल के पानी में ठंडक होती है। हिमालय से बहने वाली नदियाँ भी बहुत ठंडी होती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर ठंडक पाने के लिए एवं गर्मी से बचने के लिए हंस रहते हैं। एक बार जो हंस हिमालय पर्वत की झील एवं नदियों में पहुँच जाते हैं, वे वापस कहीं और जाने का मन नहीं बताते। ऐसा इसीलिए क्योंकि हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि हंसों को भी पसंद आती है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर था, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे से वालों की हरी दरी पर प्रणय कमल छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा। भावार्थ, बादल को गिरते देखा है। कविता के इस भाग में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। सुबह की सुंदर बेला है। वायु धीरे धीरे मंद गति से बह रही हैं। सूरज अपनी लालिमा से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश की नई किरणें बिखर रहा है। वहीं कवि को दूसरी ओर चकवा एवं चकवी के जोड़े दिखाई दिए हैं। इन्हें यह अभिशाप मिला है कि ये दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। इस कारण ये दोनों रात्रि में अलग अलग
रहते हैं और दूसरे दिन सुबह सूर्य के उगने के बाद मिलते हैं। एक दूसरे को एकटक देखते हैं, मानो एक रात्रि के बाद नहीं बल्कि कई वर्षों बाद मिल रहे हो। इस तरीके से एक दूसरे से मिलाप करते हुए अपने वियोग की स्थिति को खत्म करते हैं एवं खुशी खुशी समय बिताते हैं। दुर्गम बर्फीली घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलक नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। भावार्थ: कवि हिमालय की चोटियों के नीचे खड़े हैं। कविता के इस अंश में वे उस युग कस्तूरी मृग का वर्णन कर रहे हैं जिसके शरीर से ही एक अच्छी सुगंध आ रही है, मगर वह अपने शरीर की इस सुगंध से ही अनजान है और पहाड़ों के बीच भागता हुआ उस सुगंध को खोज रहा है। उसे पता ही नहीं है कि ये सुगंध उसके अपने शरीर से निकल रही है। वह संपूर्ण हिमालय में इधर उधर भटक रहा है। अंत में मृग चिढ़ जाता है और कवि को मृग को चिढ़ा हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के। व्योम पर हरी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या। मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय। बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने तो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महा में को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। भावार्थ: कवि को हिमालय पर्वत का आंगन बहुत ही पसंद आया है। वे यहाँ पर भगवान कुबेर देव की अलका नगरी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, मगर उनको भगवान कुबेर देव की अलका नगरी नहीं दिखी। यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास द्वारा मेघदूत कविता में बताई गई आकाश गंगा नदी को भी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कवि असफल हुए। कवि को एक अनोखी चीज बहुत अच्छे से नजर आई। कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा था। सत सत निर्झरनिकल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगर, गलों में कानों में कुंडल लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र दक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन्मंद किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। भावार्थ: बादल को गिरते देखा है। कविता के इस अंतिम छंद में कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ देवदारू पेड़ के घने जंगलों और झरनों का वर्णन किया है। कवि हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के विषय में कहते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं एवं हमेशा सज संवर कर रहते हैं। यहाँ की औरतें बालों में गजरा लगाए फिरती हैं एवं किन्नर लोग मदिरा पीकर मस्त रहते हैं। किन्नर लोग हमेशा झूमते गाते हैं, सुर ताल छंद
खुद ही बनाकर गाते हैं। कवि ने यह सब अपनी आँखों से देखा, उन बातों को यहाँ व्यक्त किया। धन्यवाद।